गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राइस अकेडमी फाउंडेशन चैनल पर, जहां हम लोग कक्षा 10वीं के लिए मैट्रिक परीक्षा 2025 का क्रैश कोर्स मैथ का लेकर आए हैं। अभी तक बच्चों हम लोगों ने आज से पहले 5 वीडियो को इस चैनल पर अपलोड कर चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार प्लीज जाइए और पहले उन वीडियो को देख लीजिए। बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 मैथ का वास्तविक संख्याओं को पढ़ रहे थे और अभी तक हम लोग ने चैप्टर 1 से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई एमसीक्यूज हो सकते थे उन सभी को कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व किया था। बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर नंबर 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो होता है 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, बिहार बोर्ड हमेशा चैप्टर नंबर 1 से 2 मार्क्स में लगभग 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है। और वो 2 प्रश्न कैसे होते हैं? वो 2 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न तो ऐसा होता है जो कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के विभाजन एल्गोरिथम के ऊपर आधारित होता है, या फिर इसके ऑप्शन में आपको अभाज्य गुणनखंड पर आधारित प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्या करता है क्वेश्चन में कि एक प्रश्न तो इन दोनों में से कोई एक देता है, या तो कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी 2 धन पूर्णांकों का मशक ज्ञात करें, या फिर अभाज्य गुणनखंड द्वारा किसी 2 धन पूर्णांकों या उनसे ज्यादा धन पूर्णांकों का लसा और मशक ज्ञात करें। दूसरा जो प्रश्न हमको देखने को मिलता है कि वह किसी अपरिमेय संख्या को दे देता है। वह दूसरा क्या करता है, किसी अपरिमेय संख्या को देगा और कहेगा कि सिद्ध करिए कि यह अपरिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको दे देगा रूट के अंदर 3 को, कहेगा कि सिद्ध करिए कि यह अपरिमेय संख्या है, या आपसे कह देगा सिद्ध करिए कि रूट के अंदर 2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर आपसे कह देगा कि रूट के अंदर क्या 1 में रूट के 7 इसको आप प्रूव करिए कि अपरिमेय संख्या है, या फिर आपको कह सकता है कि 3 प्लस रूट के अंदर 5 इसको सिद्ध करिए कि अपरिमेय संख्या है, या फिर आपसे कह सकता है कि 3 प्लस रूट के अंदर 5 का स्क्वायर इसको सिद्ध करिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। और बच्चों एक और ऑप्शन में हमारा क्या होता है, प्रश्न देता है कभी कभी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार जो होता है इसके आधारित प्रश्न भी देता है। जैसे हमें मालूम है कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार 2 तरीके का होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, जबकि दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पर आधारित प्रश्न पूछता है। वो क्या कहता है कि शांत दशमलव प्रसार या फिर अशांत दशमलव प्रसार को वो दे देता है और कहता है कि आप क्या करें, इसको P/Q के रूप में लिखें। यानी कि वो सीधा सीधा आपसे दशमलव प्रसार देता है और परिमेय संख्या में बदलने के लिए कहता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके बोर्ड परीक्षा में कम से कम 2 क्वेश्चन, इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है और इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आपको जरूर, कभी कभी अगर आपका लक अच्छा है तो 3 प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो कम से कम 2 प्रश्न और ज्यादा से ज्यादा 3 प्रश्न आपको 2 मार्क्स में यह देखने को मिलता है। जैसे कि बच्चों आपको पता है कि मैट्रिक के जो मैथ का पेपर होता है उसमें 2 मार्क्स का जो प्रश्न कुल संख्याओं जो होती है वो 15 क्वेश्चंस होती है, और इन 15 में से कम 2 क्वेश्चन तो आपको अकेले यही चैप्टर वास्तविक संख्याओं से आता है, जिनमें से ये टॉपिक है जहां ये प्रश्न हमारे आते हैं। ओके बच्चों, आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। बच्चों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है यह क्या है, यह एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया यानी कि चरण को बताता है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है?
यह एक विशेष प्रकार की समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया यानी कि चरण को बताता है, स्टेप बताता है कि कैसे कौन कौन से ऐसे स्टेप है, कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसके माध्यम से हम अगर चलेंगे तो हमारी जो समस्या है उस समस्या का हल प्राप्त हो जाएगा। अब प्रश्न है सर कि यहाँ पर किस प्रकार की समस्याओं को हल किया जाता है। बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग दो धन पूर्णांकों का मस ज्ञात करने के लिए करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कहां किया जाता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग दो धन पूर्णांकों का मस ज्ञात करने के लिए करते हैं। बच्चों, अगर कैसे, ये पूरा स्टेप क्या है, स्टेप क्या कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है कि अगर कोई दो धन पूर्णांक हमारे पास a और b हैं तो इनको हम लोग एक ऐसे रूप में लिख सकते हैं कि जहां a बराबर जो होता है वो bq प्लस r के रूप में हो सकता है, जहां हमारा r जो है r वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है और r कभी भी b से बड़ा नहीं हो सकता है। अब बच्चों, प्रश्न यहाँ पर यह है कि सर आपने ये a लिख दिया, b लिख दिया, q लिख दिया, r लिख दिया, अब इन सब होते क्या है हमें तो पता ही नहीं है। बच्चों, अगर पता नहीं है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आपको अभी बता दे रहे हैं कि ये सब क्या है। आपको सिंपल सा पता है, भाग देना तो जानते हैं, शुरू से ही भाग देना रहते हैं। अगर मान लो हम आपसे कह दें कि 25 में 2 से भाग दीजिए, हम क्या कह दें कि 25 में 2 से भाग दीजिए, आप कैसे भाग देते हैं? आप भाग देने के लिए क्या करेंगे, 2 को यहां लिखेंगे, 25 को यहां लिख देंगे और फिर भाग लगाएंगे। भाग लगाएंगे तो क्या हो जाए, 2 1 जा 2, ये कट के 0 हो गया, 5 आ जाएगा, 2 दूना के 4 और ये 1 आ जाएगा। ऐसे ही तो लिखेंगे ना हम लोग। अब बच्चों क्या होता है, इसमें कुछ इन सब का कुछ नाम है। जैसे नाम क्या है, ये जो 25 लिखे हैं इनको हम लोग कहते हैं क्या चीज, भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। और बच्चों, जो 2 से हम लोग जो 25 से भाग लगाएं, इस 2 को हम लोग कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। वही बच्चों, यहाँ पर जो नीचे हमारा शेष बचा है, इस शेष को कहते हैं शेषफल। इसको क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पर जो नंबर आया है इसको हम लोग कहते हैं भागफल। ठीक है, ये क्या है? भागफल है। अब बच्चों, अगर इन सब रिलेशन देखें तो क्या हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल लिखे हैं तो क्या हमारा भाज्य नहीं आ जाएगा क्या? देख लो थोड़ा। अगर 25 बराबर क्या लिखे हैं, भाजक यानी कि 2 गुणे भागफल यानी कि 12 प्लस शेषफल यानी कि 1, 12 दूना के 24 प्लस 1 यानी कि 25, क्या दोनों तरीके से हमारा सेट हो जा रहा है ना? यही चीज है। इसमें क्या बोल दिया गया, जो हमारा भाज्य है ना, भाज्य को a कह दिया गया, भाजक को b कह दिया गया, भागफल को q कह दिया गया और शेषफल को r कह दिया गया। ठीक है। और बच्चों देखो, शेषफल जो हमारा है ना, कभी भी ये भाजक से बड़ा नहीं होगा। या तो हमारा ये शेषफल 0 हो जाएगा, जैसे मान लो हम 2 से 24 में भाग देते हैं, 2 एकम 2, ये 0 हो जाएगा 4, 2 दूना के 4, यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। या तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा भाजक से छोटा होगा, 0 होगा, या फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो शेषफल है वो भाजक से छोटा होगा। कभी भी शेषफल भाजक से बड़ा नहीं होगा। वही बात यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारा जो r है वो या r जो है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, कभी वो क्या है, b से छोटा नहीं हो सकता है। कभी भी कभी भी r से छोटा नहीं हो सकता है। भाजक कभी भी हमारा शेषफल से छोटा नहीं हो सकता है। यही हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बताता है। ठीक है बच्चों, अब इन सबको क्या करें, एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को प्रयोग करते हुए दो धन पूर्णांकों का मसा कैसे ज्ञात करते हैं। ओके बच्चों, आइए देखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कैसे किया जाता है मसा को ज्ञात करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास दो धन पूर्णांक, एक है 148 और जो दूसरा हमारे पास धन पूर्णांक है वो है क्या चीज, 185। ठीक है, ये दो धन पूर्णांक हमारा है। अब हमको कह रहा है कि क्या करिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके
इन दो धन पूर्णांकों का मसा ज्ञात करिए। इन दो धन पूर्णांकों का मसा जो ज्ञात करना है, पहले इसको दो तरीके से बताएंगे। पहले इसका रफ स्केच हम लोग बनाएंगे कि कैसे हम लोग उसका मसा ज्ञात करेंगे। बच्चों इनमें से दोनों में जो बड़ा होगा उसको ए कहेंगे और जो छोटा होगा इसको बी मानेंगे। जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दें, जो बड़ा वाला संख्या होगा उसको ए मानिएगा और जो छोटा वाला संख्या होगा उसको बी मानिएगा। और बाकी जैसे आप भाग लगाते हैं वैसे ही क्या करिएगा, भाग लगाइएगा। 185 में आप क्या करिए, 148 से क्या करिए, भाग लगाइए। ठीक है, आपको मालूम है कि ये एक बार में जाएगा, एक बार में जाएगा 148। 15 में से 8 जाएगा क्या हो जाएगा 7, और 7 में से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर हमारा शेष जो है वो भाजक से छोटा हो गया। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये मेरा एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि हमारा जो ये पहले स्टेप का जो शेषफल है ये हमारा भाजक बन जाएगा, और पहले स्टेप का जो हमारा भाजक है वो दूसरे स्टेप का भाज्य बन जाएगा। ठीक है, अब 137 से क्या करेंगे, 148 से भाग लगाएंगे। बच्चों क्या हो जाएगा, अगर हम 137 में 148 से भाग लगाएं, अगर हम क्या करें इसमें 4 से अगर भाग लगा देखिए, चेक करें, 4 7 28 का 8 होता है, 80 लगेगा तो 4 12 और 2 मिलके हो जाएगा कितना, 14। शेष हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। बच्चों ये प्रक्रिया हमारा तब तक चलते रहेगा जब तक कि हमारा शेष जो है वो 0 ना हो जाए। जैसे ही हमारा शेष 0 हो जाएगा हमारा काम क्या हो गया, स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इन्हीं स्टेप को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सामने लिख देंगे। पहले लिखेंगे क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बच्चों स्टेप 1 में हमारा a की वैल्यू क्या, हमारा ये a है, ये b है, और ये q है, और ये r है। दूसरे स्टेप में ये हमारा ये a है, ये b है, और ये q और ये r हो गया। अब दोनों स्टेप को हमें क्या है लिखना है, क्या लिखना है, a बराबर b, सॉरी क्या लिखना है, a की वैल्यू क्या 185 है, बराबर b कितना है 148 है, q कितना है तो, और r की वैल्यू अगर देखें तो क्या है 37 है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 37। पहला हमारा स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब दूसरा स्टेप में हमारा क्या है, a के जगह पे क्या 148 आया है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 148 बराबर हमारा b की जो वैल्यू है वो b क्या है 37 है। ठीक है, और q क्या है, q हमारा क्या है 4 है, और शेषफल यानी 0 है। ठीक है, तो जब तक हमारा शेष 0 नहीं आएगा तब तक इसी तरीके से हमारा स्टेप चलते रहेगा, और जिस वाले भी चरण में स्टेप में हमारा शेष 0 हो जाएगा उसमें जो हमारा b का मान होगा यानी कि जो भाजक होगा वही भाजक क्या हमारा कहलाएगा, मसा कहलाएगा। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फाइनल आंसर क्या देंगे, मसा 148 185 बराबर क्या हो जाएगा 37, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आंसर को देंगे। ओके बच्चों, अगर एक और एग्जांपल के माध्यम से इसको सॉल्व करना चले तो क्या हो जाएगा, एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि 252, ठीक है, और 594, इन दो धन पूर्णांकों को क्या कह रहा है कि मसा ज्ञात करिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से। फिर से हमने क्या बताया था आपको अभी कि इन दोनों में जो बड़ा होगा वो a का मान होगा, जो छोटा होगा वो b का मान होगा। ठीक है, अब अगर इनको हम सॉल्व करने चले तो फिर से क्या करेंगे, साइड में पहले इसको लिख लेंगे 594 और इससे भाग देंगे कितने से, 252 से। ठीक है बच्चों, क्या होगा अगर हम इसको राउंड फिगर 250 मान ले और इसको मान ले क्या 500, अच्छा 600 मान लेते हैं। ठीक है, 600 करीब तो 600 मान लेते हैं। अब बताओ 250 में 2 बार करेंगे, 500 3 बार करेंगे तो 750 हो जाएगा, 750 तो 600 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि 2 बार में ही हमारा ये भाग लगेगा। तो 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 दूना के 4 और 1 हासिल 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 से 4 गया 0, 9 से 0 गया 9, और 5 से 5 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारा यहाँ शेष जो है वो भाजक से छोटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या पहला चरण कंप्लीट। दूसरे चरण में क्या करेंगे, 90 यानी यहाँ का जो शेष है उस शेष से भाजक यानी 252 में क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। ठीक है, अब बच्चों ये तो 90, इसको हम क्या मानते हैं कि इसको राउंड फिगर 250 मानते हैं। अब 90 का पारा 90 दूना के 180 हो जाएगा, 90 तिया यानी 3 बार में 270 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा है। यानी कि हम क्या करेंगे, 2 बार भाग लगाएंगे, 2 0 0, 2 9 18। ठीक है, 2 में से 0 जाएगा 2, 15 में से 8 जाएगा 7, और 1 से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा शेष 72 वो 90 से छोटा है,
तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा स्टेप नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब तीसरा अगर पार्ट करें तो तीसरा क्या हो जाएगा, हम 72 यानी शेष को भाजक मानेंगे और 90 को क्या करेंगे, भाज्य हो जाएगा। अब एक बार में जाएगा, यहाँ पर 72 कर दिए, 10 में से 2 जाएगा 8, और यहाँ पे 8 से 7 जाएगा 1, 18 आ गया। ठीक है, यहाँ पर फिर शेष छोटा हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेप नंबर 3 हो गया। अब 18 से 72 में भाग देंगे, 18 चौके 72 और शेष हमारा 0 हो गया। जैसे ही हमारा शेष 0 होगा, हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाएगा और इसको सीधा क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे। हमारा क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। पहले स्टेप में a बराबर कितना था, a बराबर 594 था, b बराबर कितना था, 252 था, और q कितना था हमारा, तो q जो हमारा आएगा 2 आएगा, और r कितना आएगा, तो 90 आएगा। ठीक है, दूसरे चरण में हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 252, b बराबर कितना हो जाएगा 90, और गुणे q बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और हमारा जो शेष है वो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, तीसरे चरण में क्या करें, तो 90 होगा, 72 गुणे 1 प्लस कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाले चरण में क्या हो जाएगा, हमारा a बराबर 72, b बराबर 18, q बराबर 4, और शेष हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब चूंकि इस स्टेप में हमारा शेष 0 हो गया, हमारा यहाँ पे शेष 0 आ गया, यानी जो भाजक हमारा 18 है, यही क्या हो जाएगा, हमारा मस हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या चीज, लिखेंगे मस कितना 252, 594 बराबर कितना होता है, 18 होता है। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, जो दूसरा तरीके का प्रश्न जो हमारे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाता है वो ये है कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा दो धन पूर्णांकों का मसा और लसा ज्ञात करिए। ठीक है, जैसे मान लो हम एग्जांपल ले लें, एक एग्जांपल हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि एक 24 और 36, इन दो पूर्णांकों का कह रहा है क्या करिए कि आप मसा और लसा को ज्ञात करें। कैसे करेंगे वो देखिए। हम क्या करेंगे, पहले इसको तो रफ पर क्या करेंगे, साइड में इसका अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड इन दोनों का क्या हो रहा है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड 24 और 36 का क्या है। अगर 24 का अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से करें 2 छके 12, फिर 2 से करें 2 तिहाई 6, फिर 3 से करें या नहीं करें छोड़ देते हैं। यानी कि जो हमारा 24 है, 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, या इसको लिख रहे हैं तो 2 के घात कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 के घात कितना हो जाएगा, 1। वहीं अगर 36 का अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होगा, 2 से जाएगा 2 1 कम 2, 1 बचेगा 16, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा 2 9 18, फिर 3 से जाएगा 3 लेके 9। यानी कि अगर 36 का अभाज्य गुणनखंड देखें तो 36 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, या इसको लिखना चाहे तो 2 के घात 2 गुणे 3 के घात 2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर हमें मसा और लसा ज्ञात करना है। मसा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और लसा किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, ये देखते हैं। बच्चों क्या होता है, जब भी मसा पूछता है ना तो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, मसा किसका किसका, 24,36। ठीक है, एकदम इसी प्रकार से आप लिखिएगा। ये जो अभाज्य गुणनखंड करना है आप रफ के करिएगा, और बाकी आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा इसको आपको लिखना है। अगर इस तरीके से आप लिखिएगा तो आपको पूरा पक्का 2 में 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर भी आपका एग्जामिनर नहीं काटेगा। ठीक है, 24 और 36 का क्या करना है, हमको मसा निकालना है। तो मसा के लिए क्या करना है कि हमको देखना है ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों ही अभाज्य गुणनखंडों में आया हुआ है। हमें ऊपर वाले यानी 24 का अभाज्य गुणनखंड में दिख रहा है 2 और 3 आया है, और 36 के अभाज्य गुणनखंड में भी 2 और 3 आया है। इसका मतलब कि हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें 2 गुणे 3 लेना पड़ेगा, 2 गुणे 3 लेना पड़ेगा। बच्चों दूसरा स्टेप ये है कि हमें देखना पड़ेगा दोनों में जो 2 है उसका जो पावर है सबसे छोटा किसमें। यहाँ पे 2 के पावर 3 है और यहाँ पे 2 के पावर 2 है, तो जो छोटा वाला घात होता है ना उसी को लेना होता है। तो यहाँ पे 2 का घात क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, और 3 का भी वही देखेंगे तो 3 पर छोटा घात जो है 1 है, तो यहाँ पर 1 ले लेंगे। क्या हो जाएगा, 2 के घात 4 और 3 पे घात 1 यानी कि 3, और 4 3 कितना हो जाता है 12, यानी हमारा मसा 24 36 का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। वही बच्चों अगर बात करें लसा ज्ञात करने की, तो लसा के लिए क्या होता है, लसा 24 36 बराबर क्या होता है, हमें तो पहले इन सब में जो अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या दिख रही है सारे संख्याओं को लिखना है। क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो लिखेंगे क्या चीज, 2 गुणे 3। 2 का अब जो सब महत्तम घात है, जो बड़ा घात है उसको लिखते हैं। 2 का घात 3 है, 2 के घात 2 है, तो 3 बड़ा है तो 3 लिखेंगे, और 3 पे घात 1 है, 3 पे घात 2 है, तो 2 बड़ा है तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे।
तो क्या हो जाएगा 2 पे घात 3 यानी कि हो जाएगा 8 और 3 पे घात 2 यानी कि हो जाएगा 9 और 8 9 कितना होता है 72 यानी कि हमारा लसक कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से अगर दो अभाज्य गुणनखंडों का दो पूर्णांकों का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस और लसक ज्ञात करने को कहेगा तो ये तरीका है हमारा उसको ज्ञात करने का। आइए बच्चों एक और एग्जांपल के माध्यम से इसको देखते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। ओके बच्चों ये देखते हैं एक और एग्जांपल के माध्यम से अभाज्य गुणनखंड द्वारा मस और लसक ज्ञात करना देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास क्या है एक अभाज्य गुणनखंड 96 है और दूसरा क्या है 404 है। अब अगर इन दोनों का हमें क्या करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा मस और लसक ज्ञात करना है तो क्या करेंगे। मेरे पास क्या है 96, यहाँ पे क्या हो जाएगा 96 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 404। दोनों का करते हैं क्या, यहाँ 2 से करेंगे 2 चौके 8, 1 बचेगा 16, 2 8 16। 2 से करेंगे 2 दूना के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 2 से करेंगे 2 छके 12, 2 से करेंगे 2 तिहाई 6। ठीक है, क्या हो गया 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और गुणे 3। अगर इसको लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 2 के घात 5 गुणे 3। ठीक है सॉरी बच्चों, अगर ये 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 दूना के 4 0 2 दूना के 4, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2 0 2 एकम 2। अब 101 अभाज्य संख्या है तो 101 से ही जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 404 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 101, क्या हो जाएगा 2 के घात 2 गुणे 101। ठीक है, ये हमारा 404 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब बच्चों क्या करना है हमको इनमें मस ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे मस 96 और 404 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में कौन सी संख्या 2 आया है और अच्छा 2 ही है जो दोनों में, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है और बाकी कोई संख्या दोनों में कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम 2 को ही लेंगे। यहाँ पे क्या ले लिए 2 ले लिए और दोनों में अब जो छोटा घात किसका है, यहाँ पे 2 का घात 2 है और यहाँ पे 2 का घात 5 है, तो 2 छोटा है तो यहाँ पे क्या लेंगे घात 2 ले लेंगे। 2 पे घात 2 यानी कि 4 हमारा क्या हो गया मसा हो गया। वही बात करें बच्चों यहाँ पे लस 96 और 404 की बात करें तो अब हमको क्या करना है सारे संख्याओं को लेना है। एक तो क्या है 2 आया है तो 2 ले लेंगे, दूसरा क्या 3 आया तो 3 ले लेंगे, तीसरा 101 आया तो 101 ले लेंगे। ठीक है, अब 2 पे जो सबसे बड़ा घात है उसको लेंगे। 2 पे बड़ा घात क्या है 5 है तो यहाँ पे क्या लेंगे 5। 3 पे घात 1 तो 1 लेंगे, 101 पे घात 1 तो 1 ये 1 ही रहेगा, क्या हो जाएगा 5 पे 2 पे घात 5 यानी कि ये तो 32 हो जाएगा, गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3 दूना का 6 3 3 90 यानी 96 गुणे क्या हो जाएगा 101 हो जाएगा। अब 96 का 100 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 96 का 6 हाथ से लग जाएगा 9, 0 लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 9 ही हो जाएगा, 96 कम 96 यानी कि हमारा जो मसा हो जाएगा वो 96 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा मसा और लसा हो गया। ओके बच्चों, कभी कभी क्या होता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इस प्रकार का भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का मसा 18 है तथा उनका गुणनफल 12960 है तो उनका लसा ज्ञात करिए। कभी क्वेश्चन में क्या होगा कि लसा दे देगा कहेगा मसा ज्ञात करिए, कभी क्या करेगा कि मसा और लसा दे देगा कहेगा कि एक संख्या ये तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इनके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा से एक फॉर्मूला आपको यूज करना है कि क्या होता है मसा गुणे लस बराबर क्या होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या होता है। ठीक है, तो इस पर अगर हम सॉल्व करें क्या पूछ रहा है हमसे लसा ज्ञात करने को कह रहा है तो लसा बराबर क्या हो जाएगा, लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे में क्या हो जाएगा मसा हो जाएगा। संख्याओं को जो हमारा गुणनफल दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, क्या है 12960 और मसा क्या दिया है हमारा मसा 18 दिया तो 18 लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा 18 सते 126, क्या बचेगा 1 बच जाएगा 16, 18 दूना के सॉरी क्या बचेगा 126, यहाँ पे क्या बचा 3 बच गया 36 हो जाएगा, 18 दूना के 36 यानी कि 7 2 और 1 0 बच गया तो 1 0 यानी कि हमारा लसा जो क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो हम आज के वीडियो यहीं तक अंत करते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके आप क्या करिए कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वे लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और आप एक और काम करना न भूलिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक बच्चों जय हिंद।